जय हिंद दोस्तों। स्टूडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 जो कि इतिहास है उसका फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास जो पाठ का लेसन का नाम है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, आप इस चैनल पर आप लोग जानते हैं कि वर्ग 6 से लेकर वर्ग 12 तक सभी विषयों को विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है। वर्ग 8 का समाज हो या सभी क्लास का समाज हो पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है। तब उसका महत्वपूर्ण तथ्य निकाला जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव कराया जाता है। आप लोग अच्छी तरह से इसको जानते हैं दोस्तों। लेकिन आप लोग का वर्ग 12 और वर्ग 10 का क्या हो चुका है कि एग्जाम काफ़ी ही करीब आ चुका है। हम डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म एंड महत्वपूर्ण तथ्य लाए हैं ताकि आप लोग इसे जानें। तो ऑब्जेक्टिव जो कि 50% पूछा जा रहा है आप लोग आसानी से हल कर सके। और दोस्तों, इससे आप लोग सब्जेक्टिव भी बना देंगे। वो मैं इस बात पर भी चर्चा करूंगा कैसे सब्जेक्टिव पूछेगा और कैसे हम लोग लिख सकते हैं। जब किसी बात का महत्वपूर्ण तथ्य ही याद होता है तो सब्जेक्टिव लिखना काफ़ी आसान होता है। तो चलते हैं कम समय में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए। चलो दोस्तों, पहले यूरोप में राष्ट्रवाद अर्थात राष्ट्रवाद टॉप पढ़ेंगे। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति जो कि हम लोग का था एक फ्रांस की क्रांति जो कि राज क्रांति थी, वो कोई इसमें ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि फ्रांस की राज क्रांति कब हुआ था। तो 1789 ईस्वी 1789। उस समय वहां का शासक कौन था? तो लुई 16वां था। उस समय वहां का शासक कौन था? तो लुई 16वां था। जो कि जब ये क्रांति हुई थी उस समय उनकी व्यवस्था कौन थी? सामंती व्यवस्था थी। लेकिन जब 14 जुलाई 1789 ईस्वी को वास्तिल के कारागृह जो था यहाँ के जो क्रांतिकारी जो थे, जो फ्रांस में क्रांति कर रहे थे, तो उन्होंने वास्तिल के कारागृह जो था उसमें जितने भी बंदी थे उनको फाटक तोड़कर मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। और भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को और पाकिस्तान में 14 अगस्त को। उसी तरह से फ्रांस में 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को वहां के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने वास्तिल के कारागृह जो कि था कैदी का घर था, उन्होंने उस फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया था। इसके पहले वहां कौन सी व्यवस्था थी? सामंती व्यवस्था थी। अब वहां पे राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रीयता आ चुका है। तो जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो पूछ सकता है कि समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति का देन है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति का देन है? देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य से सब्जेक्टिव पर हम लोग चलेंगे, देखिएगा। और इसका आप लोग का बोर्ड एग्जाम चल रहा है 2021 वाला। उसके बाद से हम लोग हर पाठ का हर लेसन का विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, फिर उसका प्रश्न तो बताएंगे, फिर थर्ड जो वीडियो आएगा इसी एक पाठ का उसका हम ऑब्जेक्टिव जितने पाठ में ऑब्जेक्टिव होंगे उसको हम लोग बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले समझानेंगे। पहले क्वेश्चन पूछ सकता है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? किस क्रांति के देन है? किस क्रांति की देन है? तो बताइएगा फ्रांस की क्रांति की देन है। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, यानी आपस में समानता भी रखना है और स्वतंत्र भी होना है और भाईचारा जिसे बोलते हैं बंधुत्व बनाकर ही चलना है। ठीक है। और देखिए थर्ड पॉइंट कि क्रांति में सर्वाधिक योगदान किनका रहा, यानी फ्रांस की जो क्रांति हो रही थी, ये जो पाठ में है ना, जो पहला पाठ हम लोग को राष्ट्रवाद में, इसमें हम लोग को भी बताया गया है कि फ्रांस की क्रांति, इटली क्रांति, जर्मनी की क्रांति, ये सब बारे में हम लोग को विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया है। तो उसमें जो है देखिए क्रांति यानी जो फ्रांस की क्रांति थी इसमें सर्वाधिक योगदान किनका था? फ्रांस की क्रांति में सर्वाधिक योगदान किनका था? तो वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो। वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो का सर्वाधिक योगदान था। अब ये देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा कि क्रांति में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किनका था? वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, इनमें से सभी, तीन में सभी याद दे सकता है। मॉन्टेस्क्यू, जोसेफ मैजिनी दे सकता है, माउंट आबूर ऐसा दे सकता है और मॉन्टेस्क्यू एक का नाम रख सकता है। और थर्ड नेक्स्ट टॉपिक इनके बारे में जानते हैं, वॉल्टेयर के बारे में। तो वॉल्टेयर जो थे वो चर्च का विरोधी थे। देखिए, जो चर्च होता है ईसाई धर्म वाला जो चर्च होता है वो चर्च में जाकर पूजा करते हैं मोमबत्ती जलाकर, वही होता है। तो वही जो थे चर्च के क्या थे? वो विरोधी थे।
वॉल्टियर जो थे वो चर्च के विरोधी थे। और उनका एक प्रसिद्ध डायलॉग जो कि आप लोग को याद रखना है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। इन्होंने ही सर्वप्रथम कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। इन्होंने ही बोला था सर्वप्रथम कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। पूछ सकता ऑब्जेक्टिव में कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, सर्वप्रथम किसने बोला था, या यह पंक्ति किनके द्वारा बोला गया है, चाहे उक्ति है, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। थोड़ा सा वर्ड घुमाए तो इन्हें कहना कि सर ये नहीं बताए हैं, माइंड से सोचना कि क्वेश्चन तो हुए है, अर्थ खाली अलग अलग कर सकता है, ठीक है, या इधर से उधर पर कर सकता है। तो 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह सर्वप्रथम वॉल्टियर ने बोला था। इनका एक प्रसिद्ध रचना है लेटर्स ऑन इंग्लिश। इनका प्रसिद्ध रचना क्या है? लेटर्स ऑन इंग्लिश। पूछ सकता है कि लेटर्स ऑन इंग्लिश किनके द्वारा रचित है, तो वॉल्टियर के द्वारा। अब देखिए दो नंबर में किंग पूछेगा तो किंग बताएगा कि वॉल्टियर के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो बोल सकते हैं कि वॉल्टियर ने फ्रांस की जो कि एकीकरण है, जो कि स्वतंत्रता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका यह जो थे चर्च के विरोधी थे। इनका एक प्रसिद्ध युक्ति है 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। और इनकी एक रचना है लेटर्स ऑन इंग्लिश। यानी महत्वपूर्ण तथ्य याद कीजिए, आप लोगों का सब्जेक्टिव लिखा जाएगा बोर्ड के लिए। और देखिए नेक्स्ट जो कि रूसो है, हम लोग का रूसो, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो रूसो था वो फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासन पद्धति का समर्थन था। हम लोग यहाँ भी भारत में भी गणतंत्रात्मक शासन है, यानी जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है। यहाँ पे अब्राहम लिंकन की कथन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रजातांत्रिक शासन का वो भी समर्थन थे। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कोई पूछे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रचयिता कौन है, तो बताइएगा रूसो। यहाँ में पूछा जाएगा लेटर्स ऑन इंग्लिश, लेटर्स ऑन इंग्लिश तो वॉल्टियर, लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टियर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो बताइएगा रूसो। देखिए आप जान गए कि रूसो जो प्रजातांत्रिक यानी लोगों से संबंधित शासन चाहते हैं, इसका मतलब सोशल यानी सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट यानी माइंड मैपिंग कीजिए, इसको बोल सकते हैं कंडक्ट करने यानी जोड़ने के लिए कुछ भी वर्ड बोल सकते हैं, माइंड मैपिंग करना है सिर्फ, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे होता है नेक्स्ट टॉपिक कि नेपोलियन के बारे में पूरा जान लेते हैं कि नेपोलियन था क्या। किंग पूछ सकता है कि नेपोलियन के बारे में 5 चरणों में पूछ सकता है डायरेक्ट कि नेपोलियन के बारे में वर्णन कीजिए। या पूछ सकता है आप लोगों को कि इटली के एकीकरण में नेपोलियन का योगदान क्या रहा, या जर्मनी में क्या रहा, ये सब पूछ सकता है। तो देखिए नेपोलियन चलेंगे, तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769। ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इसमें इम्पोर्टेंट है रूसो वाल्टियर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये एग्जाम में आप लोगों को पूछा जा चुका है, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका है। और देखिए जानते हैं यहाँ पे हम लोग कि नेपोलियन का जो जन्म था वह 15 अगस्त, कब हुआ था, 15 अगस्त 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप, कौन सा द्वीप, तो कोर्सिका द्वीप। देखिए यहाँ पे लिखा था कोर्सिका द्वीप जो कि आजासिया में है। कोर्सिका द्वीप में जो आजासिया में है वहाँ उनका जन्म हुआ था। इनके पिता नेपोलियन का पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट, नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट। तब देखिए नेपोलियन कुछ दिन नहीं होता है कि पहले के जमाने में उनके बेटा का नाम पूछो तो पापा का नाम पता चल जाता था, क्योंकि जो पापा का नाम होता है वह सरनेम में जोड़ा जाता है, सरनेम में जोड़ दिया जाता है। तो वही होता था कि सरनेम बोले, जैसे देखिए मान लीजिए किसी का पापा का नाम है सचिन ही बोल लीजिए ना, जैसे रमेश सचिन, उसका फुल फॉर्म है सचिन का, आप लोग फुल फॉर्म पूरा नाम जानते होंगे, तो चाहे किसी का भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि किसी का रमेश है तो किसी का नाम सचिन है तो सचिन रमेश, जो टाइटल होगा बॉस या कुछ भी ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो अपने फादर का नाम जोड़ लेते थे सरनेम में। तो वही होता है पिता यानी इनका कार्लो बोनापार्ट थे, यानी नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट थे। 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट यानी नेपोलियन फ्रांस के सम्राट कब बने थे, तो 1804 ईस्वी में। यहाँ इंपोर्टेंट बात है
1840 ईस्वी में। और नेपोलियन के बारे में लिख सकते हैं कि नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप अजासिया में हुआ था। इनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, अपने से भाषा जोड़िए, नेपोलियन बोनापार्ट जो थे 1804 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट बने थे। इन्होंने ही आधुनिक फ्रांस का इन्हें आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। अब कोई पूछे कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है आप लोगों का नेपोलियन को। और फ्रांस का जो कि जब स्वतंत्र हुआ था उस समय तो लुई 16वां था। जब फ्रांस जब स्वतंत्र हुआ था उस समय तो लुई 16वां था, लेकिन आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है हम लोगों को नेपोलियन को। और देखिए इंग्लैंड को बनियों का देश, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि इंग्लैंड को बनियों का देश सर्वप्रथम किसने बोला था, तो नेपोलियन ने बोला था। वाकई में वो बनियों का देश है, क्योंकि जब आप लोग वर्ग 8 में पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे कैसे भारत में व्यापार करने का उद्देश्य आया, कैसे इसको साम्राज्यवाद बनाया, फिर कैसे इसको पहले उपनिवेशवाद बनाया, फिर साम्राज्यवाद बनाया। इस सब के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जान गए होंगे। वर्ग 8 के क्लास पढ़े होंगे तो हम वर्ग 8 का आपके भाई बहन हो उसे पढ़ने के लिए जरूर बोले इस इंस्टीट्यूट में, क्योंकि समाज विज्ञान जो भी हो उसे एक ही वीडियो में एक पाठ का पूरा विस्तारपूर्वक जानकारी दी जा रही है, ताकि स्टेप बाय स्टेप उनके दिमागों में चला जाए। तो देखिए इंग्लैंड को बनियों का देश, इंग्लैंड को बनियों का देश सर्वप्रथम किसने कहा था, तो बताइएगा। इंग्लैंड को बनियों का देश सर्वप्रथम नेपोलियन ने कहा था। इसे लिटिल कार्ल पोलर के नाम से जाना जाता है, यानी नेपोलियन का एक दूसरा नाम क्या है, तो लिटिल कार्ल पोलर। और कानून का संग्रह, देखिए जो फ्रांस में जितने भी कानून थे उनका संग्रह इन्होंने कराया, इसलिए उसे बोला जाता है नेपोलियन का कोड। देखिए इसलिए इसे बोला जाता है नेपोलियन का कोड कहा जाता है। इटली का एकता, यानी जो इटली का एकता का जन्मदाता और एकीकरण का जनक में अंतर है। जन्मदाता और देखिए एक होता है जन्मदाता, एक होता है आधुनिक जन्मदाता, और एक होता है एकीकरण का जनक जन्मदाता और आधुनिक जन्मदाता, तीनों अलग जाता है। सब तीनों को ध्यान देकर चलते हैं। तो देखिए इटली का अगर एकता का जन्मदाता पूछे तब बताइएगा नेपोलियन को, और जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक, मतलब संदेश देने वाला जर्मनी में राष्ट्र अपनाने के लिए, तो बताइएगा नेपोलियन को। यानी नेपोलियन के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। अब नेपोलियन के बारे में मान लीजिए कि आपसे इतना महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लिए, तो आपसे पूछ सकता है कि नेपोलियन के बारे में लिखिए। तो नेपोलियन का जन्म बताइएगा। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप का अजासिया में हुआ था। इनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। यह जो थे इन्होंने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था, और इटली के जन्मदाता भी हैं, और जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक भी हैं। ऐसा ऐसा कर आप लोग महत्वपूर्ण ही टॉपिक उनमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ महत्वपूर्ण टॉपिक हुआ तो लिखा ना स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए महत्वपूर्ण तथ्य अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोग को पूरी अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलते हैं, क्योंकि फ्रांस की क्रांति की एक सबसे बड़ी देन है वह है कि माप तोल की दशमलव प्रणाली किस क्रांति की देन है पूछे तो बताइएगा फ्रांस की क्रांति की देन है। माप तोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की क्रांति की देन है। अब चलते हैं एक इटली के एकीकरण पर। देखिए हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बोर्ड के लिए आप लोगों का सामाजिक विज्ञान या मैथ का ला दिए हैं, और पार्ट बाई पार्ट ला रहे हैं, ताकि उसका भी तैयारी कर लीजिए। तो बुझी को मॉडल सेट है, ये आप लोग का पार्ट बाई पार्ट है, ठीक है। तो देखिए इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मैजिनी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का जनक पूछे तो जोसेफ मैजिनी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का जन्मदाता पूछे तो नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इटली के एकीकरण का जन्मदाता पूछे, एकता का जन्मदाता तो नेपोलियन, एकीकरण का जनक तो जोसेफ मैजिनी को कहा जाता है। और देखिए जोसेफ मैजिनी जो था वो जिनेवा का रहने वाला था। जोसेफ मैजिनी जिनेवा का रहने वाला था। और इटली के एकीकरण का श्रेय 3 व्यक्तियों को जाता है। पूछ सकता है निम्नलिखित में से इटली के एकीकरण का श्रेय, चाहे पूछ सकता है इटली के एकीकरण का श्रेय में किनका योगदान था, ये पूछेगा तो 5 नंबर का, डायरेक्ट 5 नंबर का। लेकिन बिहार बोर्ड में वर्ग 12 वर्ग मैट्रिक के लिए बनाया गया है कि 5 नंबर में अगर भूगोल वाला पूछे ना तो मानचित्र बनाने वाला जरूर पूछता है, जो कि 7 नंबर या 5 नंबर का होता है। तो मैंने मानचित्र बनाना सिखाया है अपने ही चैनल पर, और मानचित्र में कौन कौन से राज्य किधर वो भी बताया है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। मानचित्र बनाना उचित होता है, क्योंकि 5 में 5 मिल सकता है, अगर 7 नंबर का पूछा तो 7 नंबर मिल सकता है। तो देखिए इटली के एकीकरण का श्रेय मैजिनी
काउंट काबूर और गेरिबाल्डी को जाता है, जो कि गेरिबाल्डी फिर पूछ सकता है कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था। यदि समाज में क्रांति लाना हो, यदि समाज में, देखिए जोसेफ मेजनी का डायलॉग यहाँ पे है, सोच चूहे के अपेक्षा वॉल्टेयर की कि एक सिंह का शासन उत्तम है, तो उनका एक जबरदस्त डायलॉग है कि यदि समाज में क्रांति लाना हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों को हाथ में दे दो। सोचिए, आपको बना दिया जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, या जब कोई दंगा हो रहा है उसका नेता बना लीजिएगा, तो इसी के एग्जाम्पल से सोच लीजिए कि आप वहाँ पे क्या अपनी बुद्धि के अनुसार दिमाग देने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं। तो इसलिए बोले ही ये कि यदि समाज में क्रांति लाना हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, क्रांति लाना हो तो दे दो। ठीक है, ये कथन मेजनी का है, जोसेफ मेजनी का है। पूछ सकता है कि यदि समाज में क्रांति लाना हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन किसका है? तो जोसेफ मेजनी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि यंग इटली का स्थापना 1831 ईस्वी में। यंग इटली, यहीं से स्पष्ट है कि नवयुवकों के हाथ में दे दो। तो यंग इटली यानी नौजवान इटली बनाना है तो 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी के द्वारा ही यंग इटली की स्थापना की गई थी। और इटली की समस्या को, अब देखिए इटली में एकीकरण नहीं हो पा रहा था, तो इटली की समस्या को कहा ना अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दो। तभी ना प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, बहुत विश्व युद्ध हुआ, प्रथम और द्वितीय हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान तबाह हो चुका था, जो कि 2 बम गिराया गया है, एक लिटिल बॉय नागासाकी पे गिराया गया, हिरोशिमा पे गिराया गया था ये सब। तो इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या काउंट काबूर ने बनाया था। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसने बनाया था, निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो दे देगा ऑप्शन मेजनी, काउंट काबूर, गेरिबाल्डी। तो मानना है आप लोगों को हमेशा इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या काउंट काबूर ने बनाया था। इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या काउंट काबूर ने बनाया था। इसका जो एकीकरण है, यानी इटली का एकीकरण है 1871, इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में इन्होंने किया था। पूछे कि इटली का एकीकरण किसने किया था? तो काउंट काबूर ने किया था। कब किया था? तो 1871 ईस्वी में किया था। और सेकंड बात कि पूछ सकता है, इंपोर्टेंट, फिर से दोहरा रहा हूँ कि इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसने बनाया? तो बताइएगा काउंट काबूर। अर्थात यहाँ से अब आपको दिए जाएगी एकीकरण की किन योगदान का आ रहा था, मेजनी, काउंट काबूर, गेरिबाल्डी। तो आप लोग मेजनी और काउंट काबूर तक जान गए, तब लिख नहीं सकते हैं कि मेजनी वाला डायलॉग, ये सब लिख सकते हैं परिभाषा में। तो आप लोग का 5 नंबर का भी काम कर रहा है। अब चलते हैं कि इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो गेरिबाल्डी को। इटली के एकीकरण का तलवार किसे बोला जाता है? तो गेरिबाल्डी को। और देखिए, इन्होंने, जिसने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था, इन्होंने देखा कि अगर इटली का एकीकरण करना है तो एक विशाल सेना की जरूरत करनी होगी, तो उन्होंने ही सेना का गठन किया था। वो उस सेना का नाम था लाल कुर्ती नाम से सेना का गठन किए थे। इसलिए इन्हें कहा जाता है एकीकरण का तलवार, क्योंकि सेना रहेगी तब लड़ाई कर पाइएगा। इसी से माइंड मैपिंग लोग रहा है कि उनके पास सेना का गठन करने का ही मेन उद्देश्य था, अर्थात तलवार। एक तरह से बुझिए कि तलवार बना रहे थे देश के लिए, उतना सेना को वो इकट्ठा कर तलवार ही बना रहे थे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, जो कि प्रासा के जो चांसलर थे विलियम प्रथम, जो कि प्रासा के शासक थे विलियम प्रथम, उनका क्या थे, ये प्रथम प्रधानमंत्री थे बिस्मार्क के जो प्रासा थे। और जो जर्मनी का एक महत्वपूर्ण राज्य था, बोल सकते हैं शक्तिशाली राज्य, वह था प्रासा। और बिस्मार्क चाहता था कि हम प्रासा के ही नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करें, प्रासा के ही नेतृत्व में हम लोग जर्मनी का एकीकरण करें। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बताइएगा बिस्मार्क। रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेजनी का संबंध किससे है? पूछ देगा कौन संगठन से है। मेजनी जो हम लोग पढ़े थे, जैसे मेजनी जिसने बोला है कि यदि समाज में क्रांति लाना हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, तो वही मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनारी संगठन से था। अब चलते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि।
पूछ सकता है निम्नलिखित में से फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1865, 1866, 1867, 1868। ऑप्शन में दिया होगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। 1866 फ्रैंकफर्ट की संधि 1866। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को जो पाठ है, महत्वपूर्ण तथ्य जितने दिए हैं, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को एग्जाम में जाएं तो कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग एग्जाम दे सके। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये पाठ समझ में आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग को एग्जाम के पहले जितने भी ये वीडियो जाए आप लोग को तुरंत मिलता रहे। और अपने जो कि भाई बहन हैं उनसे भी जरूर बोलिएगा, 6 से लेकर क्लास 12 तक इसमें पढ़ाई होती है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।